हाँ नमस्कार। चलो अगला पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, राजस्थान का अफवाह का पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में है आंतरिक अफवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह मतलब जो पहाड़ियों से निकली या भूमि से निकली भूमि में विलीन होगी, वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। आंतरिक, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, प्रवाह की नदियाँ, ये बात करते हैं अपने। तो देखते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं अपने। आंतरिक प्रवाह की नदियों में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर नदी की। कौन सी नदी की? घग्गर नदी की। बड़ी महत्वपूर्ण नदी है ये, है घग्गर नदी, इस प्रकार से, और यहां तक जाती है। ये कौन सा आ गया? पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस नदी को कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं? हकरा। वैसे इस नदी का नाम है घग्गर। कौन सा नाम है? घग्गर। तो ध्यान रहे, घग्गर नदी की बात करूं मैं आपको, तो घग्गर नदी कैसी नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी कि हिमालय पर्वत से निकली और यहाँ भूमि में विलीन हो गई, अर्थात किसी समुद्र में नहीं गिरी। और समुद्र में नहीं गिरने वाली नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी कहलाती है। तो ये इसकी लंबाई है, घग्गर नदी की लंबाई है वो 465 किलोमीटर लंबाई नदी है, अर्थात लंबी नदी है, 465 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा घग्गर। फिर से बात करते हैं, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। राजस्थान में बहने वाली, अर्थात पूरी की पूरी राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान से बाहर नहीं बहती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। पश्चिमी राजस्थान यानी थार मरुस्थल की सबसे लंबी और बड़ी नदी है लूणी। आंतरिक प्रवाह की नदी, अर्थात सबसे लंबी और बड़ी नदी है आंतरिक प्रवाह की, वो है घग्गर। 4 प्रश्न बन गए, चारों बड़ों बड़ों पर, ठीक है ना। तो घग्गर नदी है, इसका पूछ लें प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम है, इसका नाम है दृश्यदवती। क्या नाम है? दृश्यदवती या सरस्वती। और इसका उपनाम है, कई बार ये पहुंच नहीं पाती, कम बरसात होती है, बस यही विलीन हो जाती है अपने हनुमानगढ़ गंगानगर तक पहुंचकर गंगानगर में विलीन हो जाती है। उपनाम इसका मर्त नदी, मर्त नदी कह दो या नट नदी कह दो, मर्त या नट नदी, ये 2 उपनाम है इसके। उपनाम क्या है घग्गर नदी के? मर्त या नट नदी। और प्राचीन नाम दृश्यदवती या कहे तो सरस्वती नदी, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था बाणगंगा नदी का प्राचीन नाम अर्थात उपनाम, वो बताया था रुंडित। बाणगंगा का उपनाम क्या बताया था? रुंडित। तो घग्गर नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्रवाह क्षेत्र है, देखिए अपन राजस्थान में हनुमानगढ़, एक तो गंगानगर हो गया, ये गंगानगर है, हनुमानगढ़, 2 जिलों में बहती है ना घग्गर नदी। श्री गंगानगर जगह नहीं है इसलिए मैं गंगा ही लिख रहा हूं, और लिख ही देता हूं गंगानगर। और ये हो गया हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ का टिब्बी गांव है ये, टिब्बी गांव। इस टिब्बी गांव में ये प्रवेश करती है, जैसे मैंने बताया था ना कि खांदू गांव में माई नदी प्रवेश करती है, चंबल नदी है वो 84गढ़ गांव में प्रवेश करती है, ऐसे ही टिब्बी गांव में घग्गर नदी प्रवेश करती है, हरियाणा को पार करती हुई। वैसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियां हैं। कौन सी? शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां किसका भाग है? ये है हिमालय का। प्रश्न ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण। राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय से आती है, अर्थात हिमालय से निकलकर राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी का उद्गम क्या बताया मैंने आपको? उद्गम है शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां कहाँ है? शिवालिक पहाड़ियां शिव जी ने पूजा की थी हिमालय पर्वत पर, उसका जो नीचे वाला भाग 4 भागों में बांटते हैं, मतलब महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियां हिमालय की। तो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ निकल करके हरियाणा से होती है, टिब्बी गांव हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और गंगानगर में ये विलीन हो जाती है। पर ज्यादा पानी अगर आगे बढ़ जाता है तो पाकिस्तान में चल जाती है। पाकिस्तान में इसका क्या नाम है? तो मैंने बताया कि पाकिस्तान में इसका नाम है हकरा। क्या नाम है इसका पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इसका नाम है, पाकिस्तान में नाम
हाकरा। और अंतिम स्थल क्या है इसका, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु यानी कहां तक पहुंचती है, तो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है, फोर्ट अब्बास। अगर अधिक बरसात होगी तो फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाएगी, बस इतना ही है। तो ये है फोर्ट अब्बास, अंतिम बिंदु इसका। ध्यान रहे हनुमानगढ़ जो जंक्शन है, शहर है हनुमानगढ़ जंक्शन, मतलब जंक्शन का मतलब वहां ट्रेन का एक बड़ा स्टेशन है, और वो 2-3 जगह जब वो अलग अलग वितरण होती है तो इस प्रकार से उसको जंक्शन बोलते हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन। ये थोड़ा सा क्या है कि ये जंक्शन है, अर्थात ये शहर है, ये नदी के पाट से नीचे बसा हुआ है, इसलिए यह पानी कई बार आता है तो जंक्शन में फैल जाता है, तो वहां बाढ़ आ जाती है। तो उस नदी के पाट से नीचे बसा हुआ शहर एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन है, और दूसरा बालोतरा है। बालोतरा में भी बाढ़ आ जाती है, बालोतरा। अगर नाग पहाड़ियों में अधिक बरसात होगी तो नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी, तो वो बाढ़ कहाँ आएगी, तो बालोतरा में आएगी। और अगर यही शिवालिक पहाड़ियों में अधिक बरसात होगी तो बाढ़ कहाँ जाएगी, तो बाढ़ आपको अच्छी तरह पता है कहाँ आएगी, हनुमानगढ़ जंक्शन में। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र मैंने बताया नाली, क्या बताया, नाली। हनुमानगढ़ गंगानगर में जहां जहां ये घग्गर नदी बहती है इसको नाली क्षेत्र बोलते हैं। मैंने बताया था आपको चंबल का प्रवाह क्षेत्र क्या बताया था, बीहड़, और माही नदी का प्रवाह क्षेत्र कांठल, ठीक है, क्लियर हो गया। और लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र बताया था मैंने आपको, गोडवार प्रदेश। शेखावाटी का प्रवाह, शेखावाटी में बहने वाली कांठल नदी का तोरावाटी हो जाएगा। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, ये है अपने घग्गर नदी। अब देखिए घग्गर नदी के अलावा एक नदी और भी है जो आपने सुनी नहीं होगी, पहली बार सुना रहा हूं उस नदी को, और वो है, अभी बता रहा हूं आपको, एक बार मिटाना पड़ेगा, इसको हटाना ही पड़ेगा पूरी तरह, तभी समझ में आएगी आपको। फिर मिला देते हैं इसी में अपने क्या। देखिए ये नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का नाम सुना ही नहीं होगा आपने शायद, ये कहते होंगे कि इसका प्राचीन नाम है। इसके अलावा आजकल इस सरस्वती नदी की खोज हो चुकी है, इसकी खोज की जा चुकी है, अपनी 11वीं-12वीं की कक्षाओं में इतिहास की किताबों में भी इसका पूरा वर्णन है। सरस्वती नदी के बारे में बताता हूँ आपको, तो ध्यान रहे सरस्वती नदी ये बताया गया है कि हिमालय में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती थी ये सरस्वती नदी, और फिर हरियाणा में कुरुक्षेत्र शहर नाम से सुना होगा आपने, कुरुक्षेत्र, वहां ब्रह्मकुंड, पूछ रहे ब्रह्मकुंड झील है, वो कौन सी नदी पर थी, तो सरस्वती नदी पर थी। ये सरस्वती नदी बता रहा हूं आपको, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र किस किस के बीच में था, तो सतलज नदी, आपने नाम सुना होगा, सतलज और यमुना के बीच में, सतलज और यमुना के बीच में सरस्वती नदी है। देखिए ये भी वही पहाड़ियों से यानी हिमालय से निकलती थी लगभग 5000 वर्ष पूर्व, पर अब ये समाप्त हो चुकी है, विलीन हो चुकी है, अब इसके अवशेष मिल रहे हैं, बस उसी को पढ़ रहे हैं हम। उसकी एक तरह से सभ्यता की तरह इसको खोजा गया, सरस्वती किस क्षेत्र में बहती थी। तो ध्यान रहे सबसे पहले तो ये हिमालय से तो निकलती थी, इसके खोज करता है, इसका बहाव क्षेत्र किसने खोजा, बहाव क्षेत्र की खोज किसने की, बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है क्योंकि 12वीं कक्षा में है पूरी तरह इतिहास में। तो वो है वीएस वाकणकर। सरस्वती नदी की खोज किसने की, वीएस वाकणकर ने की थी। वो बता रहा कि इसका बहाव क्षेत्र है वो सतलज और यमुना के बीच में था। ये नहीं, देखिए अपने एक बार बताता हूं आपको, ये सतलज नदी है, राक्षस ताल झील से निकलती है, राक्षस ताल चीन से निकलती है, और फिर अपने सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। नाथपा जागरी परियोजना बताई मैंने आपको सतलज नदी पर। सतलज नदी पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी परियोजना है एक, अपने बात करते हैं भाखड़ा नांगल, बहुत बार पूछते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा बांध, वो भाखड़ा नांगल परियोजना है, वो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ये भी इसी पर है, किस पर, सतलज नदी पर। और फिर सतलज नदी आगे बढ़ती है, सतलज नदी पर आपको पता है हरिके बैराज है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, फिर आगे चलेगी सतलज नदी। एक यमुना नदी है, यमुनोत्री से निकलती है, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। इलाहाबाद में ये किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इनके बीच का बहाव क्षेत्र ये है, ये कौन सा है, सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र है।
तो यही बताया गया है मैंने आपको। सरस्वती नदी का भाव क्षेत्र कौन सा है? सतलज और यमुना के बीच में। खोजकर्ता कौन थे? वीएस वाकणकर। फिर कह रहा है ये आगे बढ़ी और इस प्रकार से पश्चिम राजस्थान में यानी कहें तो हनुमानगढ़, गंगानगर से कई पार्ट थे। इसकी सहायक नदियां भी थी, बीकानेर, और फिर आगे बात करते हैं इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, इधर बहती हुई ये कहाँ चली जाती थी? ये कहते हैं अरब सागर में, यानी कच्छ की रण तक जाती थी। जैसे मैंने बताया आपको कि लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो लूनी नदी गिरती है कच्छ की रण में। वो मैंने थोड़ा छोड़ दिया था आपके लिए, नेड़ उसका अंतिम क्षेत्र। लूनी नदी कच्छ की रण में गिरती है, जबकि पश्चिम बनास कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अंतर यही है, ठीक है। और ये भी कच्छ की खाड़ी में गिरती थी, अर्थात ये कच्छ की रण और कच्छ को पार करते हैं और ये अरब सागर में गिर जाती थी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी है, इस पर ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड था, एक बहुत बड़ा कुंड माना गया, झील मानी गई, वो कुरुक्षेत्र में थी। और ध्यान रहे सरस्वती नदी भाव क्षेत्र होने के कारण से पश्चिम राजस्थान में आज पानी की मात्रा मिल रही है। आपको पता है इधर नलकूप, कुएं बहुत सारे बना दिए गए हैं। पश्चिम राजस्थान है, ये जगह जगह कुएं खोदे जा रहे हैं। तो इस बलुई रेतीली मिट्टी को यहाँ पर मूंगफली उत्पादन के लिए और कहें तो गेहूँ, अन्य जितने भी फसलें हैं उनके उत्पादन के लिए उपजाऊ बना दिया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सरस्वती नदी, इसकी खोजकर्ता किसने की थी? वीएस वाकणकर। पश्चिम राजस्थान में बहती थी। इस प्रकार से ये कहें तो लगभग जैसे अरावली बहती है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को, ये इसकी दिशा थी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे की बात करता हूं मैं आंतरिक प्रवाह की नदियों में। बड़ी महत्वपूर्ण नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी, कई बार पूछा जाती है, और वो है कांडली नदी। ये कांडली नदी, कांडली नदी है, ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। खंडेला पड़ता है सीकर में, और फिर ये झुंझुनों से भी बहती है। झुंझुनों को तो बीचों बीच से विभाजित करती है भाई, और ये सीकर हो गया इस प्रकार से सीकर। तो सीकर में ये इसके ऊपर गणेश्वर सभ्यता है। जैसे घग्गर नदी पर है ना कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा पीलीबंगा, ये दोनों कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़। तो ये कौन सी नदी पर है? ये तो घग्गर नदी पर है ये सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, वो कौन सी नदी पर है? वो कांटली नदी पर है। तो कांटली नदी झुंझुनों को पार करती हुई और चूरू की सीमा पर ये सुलखड़िया गांव के पास में ये भूमि में विलीन हो जाती है, यानी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो कांटली नदी पर प्रश्न आता है भाई, कांटली नदी पूछ लेते हैं, झुंझुनों की कौन सी नदी है? झुंझुनू जिले में कौन सी नदी बहती है? तो कांटली नदी। यानी शेखावाटी है, शेखावाटी में ये नदी बहती, कौन सी? कांटली। कहां से निकलती है? मैंने बताया खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियां अरावली पर्वत का ही भाग है। और गणेश्वर सभ्यता है इसके ऊपर, गणेश्वर सभ्यता ये सीकर में है। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है, झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है। वैसे इसको तहस नहस कर दिया गया है, यहाँ से बजरी निकाल कर पूरी तरह खोद दिया गया है। पर पहली बार अब की बार 2019 में ये नदी आई थी, पिछली साल। ये भी आधी झुंझुनू तक ही पहुंची थी। तो झुंझुनू वासियों के चेहरे खिले थे कि भाई अभी ये नदी आ गई है, क्योंकि ये नदी है एक जीवन रेखा है झुंझुनू की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। तो ध्यान रहे, अब चूरू के सीमा पर विलीन हो गई। तो प्रश्न ये बनता है, चूरू जिले में कितनी नदियां हैं और बीकानेर में कुल कितनी नदियां हैं? तो बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां कोई नदी नहीं बहती। और नदी नहीं बहती इस कारण से यहाँ के लोग हैं वो सर बनाते थे। सर का मतलब ये है सरोवर, यानी कि जहाँ जहाँ अपने बात करें वैसे ऊंचे ऊंचे ये जो मरुस्थलीय टीले हैं, इनके बीच में जो निम्न भूमि है वहाँ पानी एकत्रित कर लिया करते थे, थोड़ा सा दीवार बना दिया करते थे। तो उससे पानी काफ़ी दिनों तक इकट्ठा रहता है, उसको पानी पी लिया करते थे। बरसात का पानी पशुओं के लिए, मानव के लिए, उसको सर कहते थे। इसी कारण से ये चूरू और बीकानेर में इधर ये गाँव के नाम भी क्या पड़ गए? सर पड़ गए। आपने नाम सुना होगा, खूब नाम सुना होगा, सर ही सर, गांगिया सर, सूड सर, दुलचा सर, पता नहीं कितने नाम है, राजल दे सर, कितने सर सभी नाम आ गए। तो ये सर पढ़ने हैं। तो चूरू बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती, पर ध्यान रहे चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक नदियां बहती है। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा नदियां बहती है, चूरू बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदी बहती है। ये प्रश्न अक्सर कम आते हैं। फिर भी बात करते हैं आगे की। शेखावाटी में बहने वाली नदी के समझ में आ गया होगा, कौन सी? कांटली नदी। अब कांटली नदी के बाद में एक नदी आपको बात करते हैं, वो है कांकनी नदी। कांकनी नदी है, ये कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती। कोटरी गांव की पहाड़ियां कहाँ है? जैसलमेर में।
जैसलमेर में। कोटरी गांव की पहाड़ी से निकली और बुझ झील में गिर गई। बुझ झील, पूछने बुझ झील कहाँ है, तो जैसलमेर में। तो कांकरी नदी कौन से जिले में बहती है, एकमात्र जिले जैसलमेर में बहती है। कांकरी का दूसरा नाम है मसूरदी। कौन सा नाम है, मसूरदी। मसूरदी नदी है वो कांकरी का दूसरा नाम मसूरदी। कांकरी नदी कौन से जिले में बहती है, तो बताएंगे आप, जैसलमेर में। ये कहाँ से निकलती है, कोटरी गांव की पहाड़ियों से जैसलमेर में, और बुझ झील में गिर जाती है। ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी कि अंदर से यहीं से निकली, यही इंडियन हो गई, कोई समुद्र में नहीं गई। अगले आंतरिक प्रवाह की नदी बात करते हैं, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है और ये है साबी नदी। क्या नाम है इसका, साबी। शेवर, शेवर है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। जयपुर में शेवर की पहाड़ियों से निकली, की पहाड़ियों से, और फिर जयपुर से अलवर से, अलवर और जयपुर से होती हुई और फिर हरियाणा में चली जाती है। कहां चली गई, हरियाणा में। हरियाणा में पटौदी, पटौदी का नवाब नाम सुना होगा आपने, सैफ अली खान। वो तो पटौदी, वो कहें तो रेवाड़ी और गुड़गांव के बीच में पटौदी शहर, वहां जाकर के विलीन हो जाती है, क्योंकि वहां समतल भूमि है। तो कहने का अर्थ ये है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी होगी। अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि शेवर की पहाड़ियों में अधिक बरसात हो जाए तो बाढ़ कहाँ आएगी, बालोतरा में, हनुमानगढ़ जंक्शन में, पटौदी में। तो कहाँ जाएगी, पटौदी में। राजस्थान की कौन सी नदी, नहीं पूछ रहे, राजस्थान की वह नदी जो हरियाणा में जाकर विलीन होती है। तो उत्तर हो गया, क्या हो गया, साबी नदी। ये ध्यान रहे, महत्वपूर्ण है, साबी नदी भी, ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। अंतिम आपको नदी बताऊंगा, वो है, देखिए अपने झील से बताऊंगा, ये सांबर झील है। कौन सी है, सांबर झील, ठीक है। अब सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आती है, देखिए ये बात करते हैं। तो यहां पर सांबर झील के प्रश्न है, वो आपको बता रहा हूं आगे। तो सांबर झील में देखिए, एक तो आती मेंथा नदी। कौन सी, मेंथा। मेंथा या मेंढा भी कह सकते हैं इसको, मेंढा। एक खंडेला नदी आती है, एक खारी भी आती है, एक रूपनगढ़ नाला है, रूपनगढ़ नाला। रूपनगढ़ नाला है, पश्चिम से किशनगढ़ की तरफ से जाता है। रूपनगढ़ नाला नदी, खारी नदी, मेंढा या मंथा, खंडेला। खंडेला की पहाड़ी से निकलती कांडली नदी। देख रहे, कांडली नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, वो कहता है तोरावाटी। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, बता दिया वो तोरावाटी नदी, तोरावाटी क्षेत्र है, वो कांडली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, ध्यान रहे। तो प्रश्न ये आता है, सांबर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा कौन सी नदी लाती है, तो उत्तर होगा मेंढा या मेंथा। सांबर झील में लवण की मात्रा सर्वाधिक कौन सी नदी लाती है, तो मेंढा या मंथा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। और एक गंभीरी नदी है, गंभीरी नदी है करौली में, वो 5 नदियों की सहायक नदी है, वहां पर 5 आना बांध है। बस इतना याद रखना आपको, 5 आना बांध। एक बांध याद रखना आपको, वो कहें तो